जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, नुपुर शर्मा वाला जो पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि भारतीयों के जहन में उठ रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या कारण था कि जो देश यूरोप और अमेरिका के सामने नहीं झुका, चाइना के सामने नहीं झुका, वो अरब के खाड़ी देशों के सामने झुक गया। अगर हम ये न बोलते हैं चलिए नहीं भी झुका, लेकिन देखिए जो कुछ फैसले लिए गए वो सब फैसले जो अरब देशों की तरफ से बयान आए, जो हमारे यहाँ के भारतीय राजदूतों को तलब किया गया, उसके बाद ही तो आए ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि भाई देखिए प्रेशर तो था, इंटरनेशनल प्रेशर था और बहुत बड़ा प्रेशर था। इसीलिए भारत की सरकार को ये कदम उठाने पड़े। साथ ही साथ इनकी नज़र में 2024 का चुनाव भी है, ये बात भी हमको माननी पड़ेगी। लेकिन कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कारण थे जो भारत को ये कदम उठाना पड़ा है। तो ज़रा जान लेते हैं कुछ ऐसे ही रीजंस के बारे में जो पॉसिबल हो सकते हैं भारत के प्रेशर में आने के। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों की आपत्ति पर भारत सरकार को लगातार सफाई भी देनी पड़ रही है, लेकिन इससे पहले भी दो मसलों में ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिल चुकी है। 2015 में सांसद तेजस्वी सूर्या ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया था। अरब देशों ने निंदा के बाद तेजस्वी ने ट्वीट को हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। वहीं अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो अरब देशों ने इसकी आलोचना करी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई देते हुए कहा था कि कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता है। ऐसे में आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर भारत अरब देशों की आपत्ति पर भारत को इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों करनी पड़ती है। कई सारी इसकी वजह हैं, तो इन वजहों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, गल्फ देशों के तेल और गैस पर भारत काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च महीने में संसद में कहा था कि भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसके 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाले तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। भारत सरकार के नीति निर्माण में तेल कितना अहम है, इसका अंदाज़ा सीएजी की रिपोर्ट मतलब कैग की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि भारत ने 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर करीब 37,878 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के नहीं बल्कि देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से ही बेहद खास है, और यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के इमोशनल मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील रहता है। इसके बाद बारी आती है कि भाई जो गल्फ देश हैं, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर भारतीय मजदूर एक बड़ी संख्या में, भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 35 लाख लोग यूएई और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, यूएई और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट भी हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई के सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और इनके बिजनेस पर खासा असर पड़ना तय था। इसके अलावा विदेशों से भारत में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी आता है, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सही होता है। तो गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की एक वजह विदेशी पैसा भी है। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा जो था वो देश भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देश मतलब कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से भारत आया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस पैसे का सबसे ज़्यादा 59% हिस्सा 3 राज्यों मतलब कि महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल में आता है, और यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर हम बाजार के रूप में देखें तो गल्फ देशों के साथ भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार है, जो कि इसके रूप में बाजार सामने आता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में भारत और यूएई के बीच करीब 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.220 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड भी है। और आखिरी में गल्फ देशों से भारत का जो कल्चरल जुड़ाव है, जो हिस्टोरिकल जुड़ाव है, वो भी कहीं ना कहीं बीच में आता है, क्योंकि आज़ादी के बाद ही भारत और सऊदी अरब के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। जियोपॉलिटिकल और व्यापार के अलावा कल्चरल वजहों से भी भारत के साथ गल्फ देशों के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि सऊदी में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े या सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। हिस्टोरिकल जुड़ाव की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व में ही गल्फ के दिलमन सभ्यता का भारत के साथ व्यापारिक जुड़ाव रहा है।
सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी गल्फ देशों का भारत के साथ करीबी रिश्ता रहा था। तो यहाँ पर भारत सरकार के लिए आसान नहीं है सऊदी से इतनी जल्दी अपने रिश्तों को तल्ख कर लेना, जैसे कि इजराइल ने या फिर फ्रांस ने किए थे। क्योंकि देखिए, जो जितनी वर्क फोर्स हमारी वहाँ पर है, जो मुझे समझ में आता है सबसे बड़ा एक कारण तो यही है कि हमारे यहाँ के कई सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। और वो वहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग वहाँ पर काम करते हैं। और उनको वहाँ पर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि देश के आधार पर देखा जाता है कि अगर वो मुस्लिम है और वो भारत का है तो उसको भारतीय की नज़र से देखा जाएगा। तो ऐसे में बॉयकॉट और जो भी कुछ चीज़ें वहाँ गलत होती हैं वो सभी को झेलनी पड़ती हैं। उन सभी के कारण भी ये फैसले लिए गए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।